नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र आएंगे। करीब 1.5 घंटे के दौरे में भाजपा की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के साथ करीब 513 करोड़ की कुल 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत चौबे, सदर विधायक भूपेश चौबे आयोजन स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। वहीं सीएम के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद रखी गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 1.5 घंटे जिले में रहेंगे। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जिले को 513 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 167 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज के साथ 345 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाओं में घोरावल विधानसभा क्षेत्र की 20 परियोजनाएं हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र के 19 कार्यों में राजकीय हाई स्कूल पिंडारी, जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटर नगवा में मल्टीपर्पज हॉल, राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज पौनीकला, मच्छरदान नाथ धाम पर पर्यटन विकास के कार्य शामिल हैं। दुधी क्षेत्र के 11 कार्यों का लोकार्पण होने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं की यहां आयकर के छापों पर अखिलेश ने कहा कि चाचा को साथ लिया तो जांचें होने लगी। सपा मुखिया ने कहा कि किसानों ने लॉकडाउन में काम कर देश की आर्थिक व्यवस्था बचाई है। सपा की सरकार बनने पर किसानों के हितों में काम होगा। जिनकी नौकरी छीनी उन्हें सम्मान मिलेगा। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा की सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। खाद की चोरी इस सरकार ने की। भाजपा के लोग गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये उपयोगी सरकार नहीं, अनुपयोगी सरकार है। मैनपुरी ये नेताजी का क्षेत्र रहा है और यहाँ की जनता ने, यहाँ के हमारे बुजुर्ग और यहाँ के हमारे समाजवादी साथियों ने नेताजी के साथ खड़े होकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेताजी के संघर्ष के रास्ते यहाँ के लोगों ने अपना पूरा सब कुछ लगा करके, कैसा भी समय रहा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा। नेताजी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और ऐसा जिला न केवल नेताजी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन पुराना इतिहास अगर कोई उठा करके देखेगा तो जिस समय आजादी की लड़ाई और आजादी के दीवाने और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती के लिए और भारत को आजाद दिलाने के लिए यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोगों ने न जाने कितनी शहादत दी है। जिस समय आजादी की मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, वो जानते होंगे कि मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के यहाँ के नौजवान, यही मैनपुरी के नौजवानों ने उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। जहां मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में बिस्मिल जैसे आजादी के दीवानों को अंग्रेज ढूंढ नहीं पाए थे, उनका पीछा करते करते चंबल और इसके यमुना के किनारे तक अंग्रेज पहुंचे थे, लेकिन बिस्मिल वो यमुना के पानी में कूद करके और अपनी जान बचा करके
और अंग्रेजों को चकमा देकर के लगातार अपने साथ और तमाम क्रांतिकारियों को जोड़ करके आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है, वहीं राजनीति से भी जुड़ा हुआ इतिहास है। अगर कभी कोई बदलाव की बात आई होगी तो यही के जनता ने साथ देकर के बदलाव और परिवर्तन लाने का काम हुआ है। आज फिर जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे हम अपील करने आए हैं और आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की हैं, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बताओ, ऐसी सरकार को हटाने का काम करोगे क्या नहीं करोगे? ये जोश और आवाज बता रही है, ये जोश बता रहा है कि अस्थाई मंदिर में विराजित रामलला के ठाट बाट में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। राम जन्मभूमि के अस्थाई मंदिर में रामलला चूंकि बाल रूप में विराजमान है, इसलिए उनकी सेवा बालक के रूप में ही की जाती है। रामलला को ठंड से बचाने के लिए भी तरह तरह के यंत्र किए जा रहे हैं। उन्हें जहां गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं तो वहीं ब्लोअर भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, अब रामलला शयन झूले में रात में भी आराम करेंगे। एक श्रद्धालु ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 शयन झूले के साथ बेड, कंबल, रजाई और भी कई चीज दी हैं। श्री राम जन्मभूमि के प्रधान सत्येंद्र दास ने कहा कि भगवान राम के साथ चारों भाइयों की सेवा बालक रूप में ही की जाती है, इसलिए उन्हें ठंड से बचाने के लिए कई यत्न किए गए हैं। अभी तक रामलला को उनके स्थान पर ही सिंहासन हटाकर रात में गद्दा बिछाकर शयन कराया जाता है। अब उनके लिए शयन झूले रूपी बेड की व्यवस्था कर दी गई है। मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी भी लगाया जाता है। ट्रस्ट रामलला के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी ओम दत्त त्यागी और शहर विधानसभा प्रत्याशी कपिल शर्मा का मंगलवार को दिल्ली से मेरठ लौटते समय स्वागत किया गया। आप पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने परतापुर में दोनों प्रत्याशियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के बाद यूपी में भी 300 यूनिट फ्री, किसानों के लिए निःशुल्क बिजली, पुराने बकाया बिल माफ, 24 घंटे बिजली, बेरोजगारों को 5,000 रुपए भत्ता हर महीने, वहीं हर साल 10 लाख रोजगार, सरकार बनते ही पहले 6 महीने में 6 लाख रोजगार, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, वृद्धा पेंशन 2,000 रुपए हर महीने दिलाएगी। उत्तरी पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जारी सर्दी के सितम के साथ देश भर के मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बीते कई दिनों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे, जबकि अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री बना हुआ है। सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में कोहरे की वजह से धुंध से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब लिस्ट में है। सफर के मुताबिक आज की सुबह औसतन AQI 385 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 26 दिसंबर यानी रविवार तक सुबह और रात के समय कोहरा छाया रहेगा। देश भर में ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने के आसार है। क्रिसमस का पर्व बेहद खास माना जाता है। दुनिया भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। न सिर्फ विदेश में बल्कि भारत में भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस भारत के अलग अलग शहरों में कैसे मनाया जाता है और क्या है इस पर्व का इतिहास, और भारत के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को कैसे मनाते हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में आपको बताएंगे क्रिसमस के इतिहास के बारे में। 1
दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की धूम 10 दिन पहले ही से ही देखने को मिल जाती है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि क्रिसमस डे मनाते कैसे हैं। बता दें कि इस दिन लोग एक दूसरे को मिलकर क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देते हैं। क्रिसमस के दिन लोग अपने करीबियों को केक खिलाते हैं और उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं। साथ ही लोग अपने घरों को सजाते संवारते हैं और क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्रिसमस ट्री घर में खुशियां लाता है। इसके अलावा इस दिन बच्चों के प्यारे सांता क्लॉज उनको रात में गिफ्ट्स भी देते हैं। दुनिया भर में प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को लेकर मतभेद था। फिर पहली बार क्रिसमस का पर्व रोम में 336वीं ईस्वी में मनाया जाने लगा। तभी से हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन मरियम को सपने में भविष्यवाणी हुई कि उनके घर में प्रभु यीशु का जन्म होगा और कुछ दिन के बाद मरियम गर्भवती हो गई। मरियम को गर्भावस्था के दौरान बेतलहम की यात्रा पर जाना पड़ा। रास्ते में रात ज्यादा होने पर मरियम ने एक गुफा में शरण ली। इस गुफा में पशु पालने वाले गडरिये रहते थे। इस गुफा में प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बताने की ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस पर सांता क्लॉज बच्चों को तोहफे देते हैं। 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को सेंट निकोलस का जन्म हुआ था। सेंट निकोलस जब छोटे थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया था। सेंट निकोलस बाद में पादरी बन गए थे। मान्यताओं के अनुसार सेंट निकोलस क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनकर बच्चों को रात में गिफ्ट देते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था और रात में तोहफे देने से उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता था। कुछ ये है क्रिसमस का पर्व का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है। भारत में क्रिसमस पर्व में भोजन बहुत ही गौरवशाली होता है। बता दें कि भारत में क्रिसमस निश्चित रूप से खाने के बारे में ही है। अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी होटल सभी पसंदीदाओं के साथ एक विशाल क्रिसमस बुफे की शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोवा में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। जी हाँ, गोवा अपनी बड़ी कैथोलिक आबादी के साथ भारत में पारंपरिक क्रिसमस मनाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके कई खूबसूरत पुराने पुर्तगाली शैली के चर्च लोगों और क्रिसमस के जय जयकार से भर जाते हैं। बताते हैं कि इस दिन क्रिसमस के रोल गाए जाते हैं और कई चर्च क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्यरात्रि मास आयोजित करते हैं। क्रिसमस की सजावट घरों, सड़कों और बाजारों को सजाती है। उत्तरी गोवा में सालिगांव गांव में माई डेज चर्च के जगमगाते गौथिक हिस्से को निहारना न भूले। जी हाँ, ध्यान दें कि गोवा में सार्वजनिक क्रिसमस समारोह इस साल कोविड-19 महामारी के कारण बंद भी हो सकते हैं। हालांकि चर्च हमेशा की तरह ही खुले रहेंगे। अब जानते हैं कि कलकत्ता में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। कलकत्ता को अब कोलकाता कहा जाता है। बता दें कि कोलकाता अपने क्रिसमस समारोह के लिए भी प्रसिद्ध है। पार्क स्ट्रीट रोशनी और अन्य सजावट के तारों के साथ खूबसूरती से प्रकाशित है। फ्लोरिस शानदार क्रिसमस केक बनाती है और उनका विशेष क्रिसमस मेन्यू विभिन्न प्रकार के क्रिसमस व्यवहार प्रदान करता है। कोलकाता के क्रिसमस समारोह पश्चिम बंगाल पर्यटन साथ संयोजक के रूप में आयोजित किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण है। ये पार्क स्ट्रीट पर भोजन और सांस्कृतिक स्टॉलों, क्रिसमस कैरोल और गायन के साथ हावी है। बता दें कि कोलकाता में एक यादगार सामुदायिक क्रिसमस समारोह के लिए वो बराको जरूर जाएं, जहां शहर के अधिकांश एंग्लो इंडियन रहते हैं। विशेष क्रिसमस कार्यक्रम 23 दिसंबर से नए साल की पूर्व संध्या तक होता है।
अब बात करते हैं कि मुंबई में क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। पारंपरिक क्रिसमस डे मनाने के लिए मुंबई एक और लोकप्रिय जगह है। बांद्रा का पश्चिम उपनगर मुख्य रूप से कैथोलिक है, लेकिन आपको पूरे शहर में चर्च भी मिलेंगे। मिडनाइट मास वाले ये मुंबई चर्च सबसे प्रसिद्ध है। विशेष रूप से सेंट थॉमस कैथेड्रल ने 2018 में क्रिसमस दिवस पर अपनी 300वीं वर्षगांठ मनाई और इसे साल में ही एक पूर्ण वास्तुशिल्प बहारी के साथ एक बार फिर से खोल दिया। ध्यान दें कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल मुंबई के चर्चों में मिडनाइट मास आयोजित नहीं किया जाएगा। क्रिसमस सेवाएं पहले ही क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 10 बजे तक और क्रिसमस के दिन समाप्त होंगी। हालांकि उपस्थित लोगों की संख्या प्रतिबंधित रहेगी और लोग घरों में रहकर ही अपने क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करेंगे। बात करेंगे कि दिल्ली में कैसे मनाया जाता है क्रिसमस का पर्व। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय उत्सव मध्यरात्रि मास होता है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कॉन्ट प्लेस इससे पहले वाले सप्ताह में भी गुलजार रहता है। क्रिसमस की सजावट और रोशनी, खाने के स्टॉल और अन्य स्वीट वेंडर हैं। ध्यान दें कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण मध्यरात्रि मास आयोजित नहीं किया जाएगा। चर्च 24 दिसंबर की दोपहर से 25 दिसंबर तक बंद रहेगा। अब बात करते हैं कि केरल में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस। केरल में क्रिसमस फोर्ट कोची में कोचिकन कार्निवल के साथ मेल खाता है। कार्निवल का समापन नए साल की पूर्व संध्या पर मध्यरात्रि में एक विशाल सांता पुतला जलाने के साथ होता है और नए साल के दिन एक विशाल सड़क जुलूस भी निकाला जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग होता है और पूरे भारत में ये एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था भारत के अलग अलग शहरों में क्रिसमस पर्व को मनाने का तरीका। उम्मीद है आपको क्रिसमस सेलिब्रेट के ये अलग अलग तरीके बेहद पसंद आए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें केकेडी न्यूज के साथ।